जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बहुत अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो साथ ही आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव, तो बहुत सारे सेशन हम लोग देख लिए हैं, है ना। आज इस वीडियो में हम लोग जो है से क्लास 12 का इतिहास यानी कि हिस्ट्री बोलते हैं ना, हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये जो होगा बच्चों 2025 में जो भी बच्चे फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है। अगर लगभग 15 क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे इस वीडियो में, अगर इतना देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पर जो है से सब्जेक्टिव आता है। खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ने से काम तो चलने वाला नहीं है, है ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि कैसे पढ़ना है, बस जो पढ़ा रहे हैं उसी पर ध्यान देते चलिए, है ना, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, इसे हर हाल में याद कीजिए। ऐसा नहीं है कि रट्टा मारिए, सिर्फ समझ लीजिएगा कि हम सब्जेक्टिव ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन बाबू ये जो बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। तो देखिए इसका क्या अर्थ होता है, आपको पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता में जो पढ़ाए थे उसको में जाकर देखिएगा, ये सारे कुछ पढ़ाया हुआ है। जैसे देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो जो है से किस भाषा का शब्द है, सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दूरी जो है से 483 किलोमीटर है। तो वही लिख देना है आपको इतना नहीं याद रहेगा तो क्या चीज लिख देगा। मोहनजोदड़ो जो है से मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। इसको जो है से सिंध का बाग कहा जाता है, किसको, मोहनजोदड़ो को, है ना। ये जो है से यहाँ पे भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ हुआ करता था, है ना। मोहनजोदड़ो को जो है से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या चीज बोलते हैं, तो जुड़वा राजधानी बोलते हैं, ठीक है। सबसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा शहर जो है से कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। इसका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी जो है बच्चों कितना, तो 483 किलोमीटर है। बस यही लिख देना है ना। ये सब्जेक्टिव काम तय करेगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को आपको पार्ट सुन बना देना है, ठीक है। ये जो है बच्चों 2021 में, ठीक है, 2022 में, 23 में, 24 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए VVI मान लीजिएगा, VVI एकदम मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है से 2 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो क्या चीज समझते हैं, तो खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकाले हुए पदार्थ को पुरातत्व कहते हैं, है ना। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोदना। यानी पुरातत्व के मतलब क्या होता है, खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से जो भी पदार्थ निकाला जाता है, जो भी वस्तुएं निकाला जाता है, उसी को जो है से पुरातत्व कहते हैं ना। पुरातत्व शब्द जो है से संस्कृत भाषा का शब्द है। पुरातत्व के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान पाए हैं, है ना बच्चों। उसके बाद जो है से 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपको अगर ज्यादा दिक्कत है ना तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा कि पढ़ने में आसान हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है से लिंक दिया हुआ है बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना करे। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन आज के सभ्यता से जो है हम लोग सांस्कृतिक में जो जी रहे हैं इससे कहीं बेहतर था, है ना बच्चों। तो देखिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हड़प्पा जिसे सिंधु घाटी, देखिए हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है ना। ये बात आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो है से हड़प्पा की खोज जो है से सबसे पहले हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। और सिंधु सभ्यता क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये जो है सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इतना बात क्लियर है। उसके बाद आगे चलिए। इस सभ्यता का नगर नियोजन अत्यधिक विकसित और व्यवस्थित था। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं निम्नलिखित था। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो हड़प्पा सभ्यता में देखा गया बच्चों वो क्या चीज था तो नगर नियोजना ही था। ये एक दूसरे के जो है सड़क के इस पर तो समकोण पर काटती थी, ठीक है। ये जो है ग्रिड पट्टी कहलाता था, ठीक है। नली जो है हर एक सड़क के किनारे नली बना होता था। इस बारे में आपको चर्चा आगे करते हैं। देखिए अब नगर नियोजन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे सड़क के बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का
सड़क पक्की ईंटों का बना हुआ था। कैसा था? तो पक्की ईंटों का बना हुआ था। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने हुए थे जिस पर बैठकर लोग आराम किया करते थे, है ना। सड़क के दोनों ओर नाला बना हुआ था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बड़े सड़क से कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण होता था, है ना। ये सड़क का विशेषता था कि क्या चीज? पक्की ईंटों से बना होता था, ठीक है। चारों तरफ जो है क्या चीज? तो चबूतरा बना गया था, है ना बच्चों। सड़क कैसा था? तो समकोण पर काटती थी, जिसको जो है ग्रिड पद्धति कहा जाता है। क्या चीज? तो ग्रिड पद्धति बोला जाता है, ठीक है। पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़क व्यवस्था जो था से किस पद्धति के द्वारा बनाया जाता था? तो ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया जाता था। ये बात आपको याद रखना है। अब नाला के बारे में देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं नली, है ना। उस समय कैसा था? आज तो देख ही रहे होंगे कैसा ऐसे। अब नाला के बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख कारण वहाँ का नाला था, है ना। हड़प्पा के दोनों किनारे नाले बने हुए थे, जिसके कारण शहर का नाले के द्वारा बाहर निकल जाता था। वहाँ के नाले को देखकर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नाला एकदम बेहतरीन तरीका से बनाया गया था, शहर बनाया गया था, बहुत अच्छे तरीका से बसाया गया था, समकोण पर काटती थी, है ना। नली का व्यवस्था था, पक्की ईंटों का बनाया गया था। तो इससे क्या चीज बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता का श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब कुछ व्यवस्था देखते हुए आज जो हमारा शहर में देखा जाता है, नगरीय सभ्यता में हम लोग आज देखते हैं, उसी तरीका से हड़प्पा सभ्यता में भी देखा गया था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव बन गया कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो नगरीय सभ्यता है, ठीक है। इसी को हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं बच्चों। क्या चीज? तो कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब भवन यानी कि इमारत के बारे में देख लेते हैं कि वहाँ पे घर किस तरीका से बनाया जाता था, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का भवन पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। वहाँ की भवन बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। इस प्रकार वहाँ के भवन को देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सड़क जो थी, क्या चीज बोलते हैं, भवन जो है पक्की ईंटों के बनाया गया था, एकदम भव्य, एकदम सुंदर लगता था, आकर्षक लगता था, है ना। अब स्नानागार के बारे में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो एक स्नानागार मिला है जो बहुत बड़ा है, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो एक स्नानागार मिला है सबसे बड़ा है। तो पूछ लेता है कि सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पे मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। यहाँ पे देखिए आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर करते चलना है, ठीक है बच्चों। इस स्नानागार में एक साथ कई आदमी स्नान कर सकता था। यह स्नानागार पक्की ईंटों से बनाया हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का नगरीय नियोजन प्रमुख कारण वहाँ के स्नानागार था। अब कहिएगा क्या मास्टर, ये स्नानागार का उपयोग क्यों किया जाता था? तो देखिए कोई अनुष्ठान, जैसे स्नानागार उसको कहते हैं जहाँ पे जलाशय के जैसे कि पानी भरा हुआ था, ठीक है। जैसे आज के डेट में हम लोग कह सकते हैं कि तालाब, है ना, उसी तरीके से वहाँ पे स्नानागार कहा जाता था, ठीक है। जिसको हम लोग अब इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं ना, शहर में बोलते हैं कि स्विमिंग पूल है। अरे बाबू, स्विमिंग पूल को चाहिए, एक से पहले हड़प्पा सभ्यता वाला लोग जो है स्विमिंग पूल में नहा लिया था। अब अन्नागार के बारे में देख लेते हैं कि अन्नागार कैसी व्यवस्था थी। तो देखिए अन्नागार उसको कहते हैं जहाँ पे अन्न का भंडारण किया जाता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का प्रमुख कारण वहाँ का अन्नागार भी था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर से अन्नागार मिला है। इनमें वहाँ के लोग अनाज रखते थे। क्या चीज रखते थे बच्चों? तो अनाज रखते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता नगर होने का प्रमुख कारण अन्नागार हुआ करता था। तो ऐसी पॉइंट देके देखिए ABCD कैसे पॉइंट देके लिखा गया था। आपको जो है से ना एग्जामिनर देखेगा ना तो खुश हो जाएगा कि देखिए बच्चों बहुत मेहनत किया। पहले तो लिख देना है कि हड़प्पा सभ्यता के नियोजन के बारे में, तो इतना लिख देना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऐसे ऐसे लिख देना है, और उसके बाद जो है से पॉइंट करके लिख देना है, ठीक है। कि सड़क के बारे में बता देना है, नाला के बारे में बता देना है, उसके बाद जो है से भवन के बारे में, नगर के बारे में, स्नानागार के बारे में बता देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये टोटल जो है प्रीवियस अकॉर्डिंग पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप ज़्यादा भी अथी मत होइएगा कि जैसे आसान क्वेश्चन है। आसान नहीं है बच्चों, ये बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। देख रहे हैं ना, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आपको पता होगा ना कि कलिंग जो है सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं बच्चों कि कलिंग कहाँ पड़ता है। तो आज के डेट में जो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग युद्ध हुआ कब था? तो 261 BC में हुआ था, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते हैं। इसको किया कौन था? तो ये जो है अशोक ने किया था। अब देखिए इसके बारे में चर्चा देख लेते हैं।
सबसे पहले ना क्या स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, और नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे PDF उपलब्ध करा दिया गया है, ठीक है। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया। उसके जीवन में आए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है। यानी कि कलिंग युद्ध जब हुआ था तो वहाँ पे इतना रक्त रंजी हुआ था, यानी कि इतना मार काट हुआ था ना कि अशोक का दिल पिघल गया, और उस समय से ही अशोक ने यह निर्णय लिया कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे। ये जो है से युद्ध को अपना तलवार जो है से नीचे रख देता है, और वहाँ के बाद जो है से अपना जीवन जो है से एक सन्यासी के रूप में बिताना शुरू करता है। सन्यासी का मतलब है कि ना कि सबसे प्रेम करना शुरू कर देता है, लड़ाई से दूर चला जाता है बच्चों, ठीक है। बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। क्या है कि आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा ना तो मनोबल वैसे हाई नहीं होता है। देखिए फिर यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है, किसी प्रकार से आपको पैसा नहीं लिया जा रहा है ना, तो आप इतना कर सकते हैं बच्चों कि अपने साथी को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ये सेशन जो है से और लंबा हो सके। अब कलिंग युद्ध क्या परिणाम हुआ से उसके बारे में देख लेते हैं। तो कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने हिंसा को छोड़ दिया और अहिंसा पुजारी बन गया। अधर्म को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। यानी कि जैसा ही कलिंग हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, रक्तपात, यानी कि क्या हुआ, रक्त रंज मतलब समझते हैं बच्चों, बहुत सारे मार काट हुआ। यहाँ तक कि 6 माह के बच्चों को भी वहाँ पे मार दिया गया था। उसको देख करके अशोक का जो है दिल पिघल गया, और क्या किया, हिंसा के मार्ग छोड़कर रही कि लड़ाई झगड़ा का मार्ग छोड़ दिया और अहिंसा के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। अधर्म को छोड़ दिया उन्होंने और धर्म के नाम पर वे चलना शुरू कर दिया, ठीक है बच्चों। इस युद्ध के बाद उसने मांस खाना तथा शिकार करना भी बंद कर दिया था बच्चों। उन्होंने क्या चीज, तो मांस भी खाना छोड़ दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, इसे राजधर्म घोषित करके इसके प्रचार कार्य में जुट गया। यानी कि जो है अशोक ने उस युद्ध के बाद जो है धर्म को ग्रहण किया। कौन धर्म, तो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। और राजधर्म का मतलब समझते हैं, ये अपना धर्म जो है किसी पर थोपा नहीं। इन्होंने जो बोला ना कि हम जो है बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, अगर आपको भी मन है ना तो आप अपना सकते हैं। इसमें जो है आपको प्रेरित मतलब कि क्या चीज बोलते हैं उसको, प्रेशर नहीं किया जाएगा। अगर मन है तो अपनाइए, अन्यथा छोड़ दीजिए। आप जो भी धर्म को अपनाते हैं बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको जो है वहाँ पे भी आपको सहयोग किया जाएगा। अशोक प्रजा के देखभाल करने वाला बन गया और उन्होंने जनहित संबंधित अनेक कार्य किए, है ना। इससे क्या पता चलता है कि अशोक जो है उस युद्ध के बाद जो है धर्म में अपना विश्वास करना शुरू कर दिया, लोगों को देखभाल करना शुरू कर दिया, अहिंसा का मार्ग छोड़ दिया, यहाँ तक कि मांस मछली भी खाना छोड़ दिया बच्चों, है ना। इतना आप लिख दीजिएगा, आपका नंबर जो है जोरदार मिलेगा, ठीक। आपको सिर्फ जो है क्या चीज करना, तो आपको जो है टॉपिक बाई टॉपिक लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद है मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखे। आपको पता होगा कि मगध सबसे बड़ा साम्राज्य था, कौन, मगध था, है ना। इसके बारे में टिप्पणी लिखने के बारे में बोला है, तो आप क्या लिखिएगा, मगध। ऐसा नहीं है कि जो बता रहा हूँ वही लिखिएगा, ऐसा नहीं, अपना मन से भी लिख सकते हैं। क्या कि आप पढ़ लिए हैं तो आपको पता होगा ना कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ये सब जो लिखा गया है ना, इसको आप बिल्कुल गोली मार दीजिएगा, अपना मन से भी लिखना आप शुरू कीजिएगा, ठीक है। मगध एक भूत प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। इसमें दक्षिण बिहार के वर्तमान पटना तथा गया जिला सम्मिलित थे। कहाँ पे, तो पटना और गया जिला सम्मिलित थे। 6ठी तथा 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच काल में यह महाजनपद बहुत शक्तिशाली बन गया। इसी के प्राचीन राजधानी कहाँ था, राजगीर था, ठीक है, राजगीर ही था। राजगीर के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ हुआ करती थी जो इसकी प्राकृतिक रूप से रक्षा करती थी, है ना। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। इसकी सिंचाई गंगा तथा सोन नदियों से होती थी तथा इनमें बहुत अच्छी फसल उगती थी। गंगा और सोन नदी में नौकाओं द्वारा यातायात की सुविधा भी मगध की शक्तिशाली कारण बना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज मिला कि मगध साम्राज्य के बारे में देखने के लिए तो आपको क्या चीज सुविधा मिला, तो यहाँ पे देखिए इसकी रक्षा प्राकृतिक रूप से जो रक्षा करता था, कौन करता था बच्चों, तो यहाँ की पहाड़ी हुआ करता था, वे रक्षा करता है, कहाँ के, राजगीर के पहाड़ी हुआ करता था। यहाँ पे भूमि उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे अच्छी फसल हो जाती थी, जिससे जो है यहाँ पे जो है लोगों में तथा राजाओं में जो है क्या चीज, तो पूंजी
जो है से ज़्यादा बढ़ गया। अब पूंजी बढ़ गया तो अपना शक्ति का विस्तार तो करेगा ना, है ना। ये जो है से पहले के शुरुआती दौर में बच्चों ये गया और पटना जिला जो है से ना वहाँ पे फैला हुआ करता था, ठीक है। ये जो है से सिंचाई का जो काम करता था ना वो गंगा और सोन की नदियों के द्वारा इसको कहा करता था। यातायात भी जो है से गंगा और सोन की नदी के द्वारा ही किया जाता था, नौका के द्वारा, ठीक है। यही सब के कारण जो है से मगध जो है से एक शक्तिशाली साम्राज्य महाजनपद के रूप में उभर गया बच्चों। क्यों कि यहाँ पे आर्थिक तंगी देखने को नहीं मिला पर, ठीक है। उसके बाद जो है से महावीर स्वामी के जीवन के बारे में लिखना, ये भी 20 में भी पूछा गया, 22 में पूछा गया बच्चों। तो महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में क्या चीज, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। महावीर स्वामी का जन्म जो है से 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कुंडल वन मत मारिएगा, बहुत सारे बच्चों कुंडल वन मारते नहीं बच्चों। कुंडग्राम और कुंडल वन में अंतर है। कुंडग्राम जो है वैशाली में पड़ता है, जबकि कुंडल वन जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। हुआ था। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। क्या चीज था बच्चों, वर्धमान था। इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, ठीक है था। राजकुमारी यशोदा इनकी पत्नी थी, यशोदा इनकी पत्नी थी। इनकी एक पुत्री था जिनका नाम था प्रियदर्शनी, जिसे अनुजा भी कहा करते थे। प्रियदर्शनी की शादी आपको पता होगा किससे हुआ था, तो जमाली से हुआ था, ठीक है। इनका विवाह जमाली, देखिए यहाँ पे ये लिखा, जमाली एक व्यक्ति से करवाया गया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 72 वर्ष की अवस्था में 478 ईस्वी में 68 ईस्वी में बच्चों 468 ईस्वी में इनके पावापुरी में के स्थान पर इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है बच्चों। इतना आप लिख दीजिएगा, बहुत काफी है। देखिए यहाँ से कितना सारा क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी का जन्म कितना में 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ पे, वैशाली में कुंडलग्राम में हुआ था, इतना। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, दामाद का नाम जमाली था, ठीक है। इतना आप याद रखना है। इतने वर्ष की आयु में गृह त्यागे थे बच्चों, तो 30 वर्ष की आयु में गृह त्यागे थे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है इतना में हुआ था और इतना में इनका मृत्यु हो गया था। अब यहाँ पे देखिएगा ना बच्चों कि इनका पूर्व में इतना में हुआ था, लेकिन पूछता ना बच्चों कि इनका जो है ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ था, तो साल ब्रिज के नीचे हुआ था। कौन ब्रिज के नीचे बच्चों, तो साल ब्रिज के नीचे हुआ था। किस नदी के किनारे, तो रिजु पालिका नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बच्चों, तो रिजु पालिका नदी के किनारे। रिजु पालिका नदी के किनारे। जिस प्रकार गौतम बुद्ध का जन्म मतलब ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपर ब्रिज के नीचे हुआ था, किस नदी के, तो निरंजना यानी कि फल्गु नदी बोधगया के किनारे हुआ था। उसी प्रकार जो है महावीर स्वामी का जो है ज्ञान की प्राप्ति रिजु पालिका नदी के किनारे हुआ था, साल ब्रिज के नीचे। इतना आप बात को याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है ना कि प्राचीन भारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाले। तो आपको पता होगा कि वर्ण व्यवस्था के बारे में जो है चर्चा सबसे पहले जो है किस वेद में मिला है, तो ऋग्वेद में मिला है, ठीक है, 10वें मंडल में। आपको इतना तो याद होगा ना। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था की कई भागों में बांटा गया था। कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म ब्राह्मण के मुख से हुआ था। ये साले जो है ना पहले के जो पंडित हुआ करते थे, अब के नहीं बच्चों, पहले के यही जो है जात पात में बांटने का काम किए थे, है ना। आवाज देखिए, इसका प्रकोप हमारे देश में कितना बढ़ गया। बताइए, ब्राह्मण खुद को कह रहा ना कि हम जो है ब्रह्मा के मुख से हुए थे, बताइए। जबकि क्षत्रिय को बताता था कि भुजा, है ना, कंधा से हुआ था। वही शूद्र को जन्म जो है पैरों से हुआ था, ठीक है। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में प्रचलित थी, लेकिन वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर न होकर के कर्म के आधार पर होने लगा। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत में बन गया। बच्चों ये जो है यहाँ तक तो सही हुआ कर, इतना तक तो मान सकते थे ना कि सही था। क्या चीज था कि ब्राह्मण, ये तो बोल दिया ब्राह्मण, है ना, पंडित लोग। लेकिन पहले जो है ऐसी व्यवस्था जो है बच्चों क्या चीज कर्म के आधार पर होता था। अगर मान के चलिए कि एक था जो है ब्राह्मण था, उसका बेटा अगर क्या चीज तो नाई का दुकान खोलने लगा तो ये नीचे पद में आ जाएगा। लेकिन अब को जैसे अगर आप निम्न जाति में पैदा हो गए तो आपको निम्न जाति में ही रहना पड़ेगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, है ना बच्चों। अब चलते हैं बच्चों 2023 में पूछा गया प्रश्न है ना कि प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सुरजाउदौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था बच्चों, ठीक है। यह 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी नामक स्थान पर हुआ था।
23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच अनबन हुई। इसके बाद नवाब के एक बड़े भाग युद्ध से पीछे हट गए। इसके बावजूद सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर मदन और मोहनलाल कर रहे थे ने अंग्रेजों से सेना का डटकर सामना किया, लेकिन मीर जाफर यही गजदार था साला। मीर जाफर के कारण सिराजुद्दौला को इस युद्ध में बुरी तरीका से हार हुई। वह जान बचाकर भागा, लेकिन मीर जाफर के बेटे मीनर के ने उसने पकड़ लिया और मार डाला। देखिए बात हुआ ना कि क्या चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जो है से कब, तो 23 जून 1757 में जो है से युद्ध हो रहा था प्लासी नामक स्थान पर। लेकिन हुआ क्या चीज बच्चों कि सिराजुद्दौला जो है से इनके जो है से नेतृत्व में जो है से सेना जो लड़ रहे थे बच्चों, वे बहुत अच्छी तरीका से मुकाबला कर रहे थे, डट के मुकाबला कर रहे थे। लेकिन हुआ ऐसा ना कि मीर जाफर भी था ना, इसी के तरफ से था, किसका, सिराजुद्दौला की तरफ से। लेकिन ये साला युद्ध में लड़ते लड़ते जो है से क्या चीज किया ना बच्चों, ये जो है से ना ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है से अपना चमचागिरी करने लगा और इसी के आदेश पर जो है से ये क्या किया, तो धोखाधड़ी किया, यानी कि युद्ध को पीछे हट गया, जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला का हार हो जाता है। और यहीं से बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वर्चस्व बढ़ जाता है। देखिए आखिर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना इतिहास को उठा करके, तो कहीं न कहीं अंग्रेज को बसाने का काम जो है से हिंदुस्तानियों के कुछ दुष्ट लोगों ने किया है। इतना औकात नहीं था अंग्रेज का कि जो है से हम लोग हमारा देश पर जो है से कब्जा कर ले। उधर सिंधिया कर रहे थे तो ऐसा ऐसा चुतिया जो है से मीर जाफर कर रहा था। बताइए, ऐसे ऐसे को रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए जी। बताइए, अंत बहिर्गामी और बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट करें। मतलब अंतर विवाह और बहिर्विवाह, यानी कि अंदर के विवाह और बाहर के विवाह, इसके बारे में देख लेते हैं बच्चों। अंतर विवाह, इंटर मैरिज विवाह के इस नियम को परस्पर विवाह भी कहा जाता है। परस्पर विवाह भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अनेक ही गोत्र अथवा खानदान या वंश का या अपनी ही जाति के विवाह करते हैं। अंतर विवाह मतलब होता है ना, आप कौन विवाह कीजिएगा जी, बहिर्विवाह कीजिएगा जी, है ना, कि कोई जात के कोकरों से कर लेता है ना। तो कहने का मतलब अंतर विवाह जो है हमारा परंपरा है, इंडिया का है ना, भारत का संस्कृति के बच्चों, कि हम लोग जैसे अंतर विवाह करते हैं, जिस वंशज में होते हैं, जिस गोत्र में होते हैं, उसी के गोत्र में हम लोग शादी करते हैं, है ना। लेकिन बहिर्विवाह में ऐसा नहीं बच्चों। इस प्रकार के विवाह को विजातीय विवाह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने गोत्र यानी वंशज को बाहर विवाह कर लेता है, जैसे लव मैरिज, है ना। उसके बाद जैसे त्रिपिटक क्या है, या त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं? त्रिपिटक का शताब्दिक अर्थ 3 टोकरियां होती है, ठीक है, जिसमें पुस्तक को रखा जाता है बच्चों। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी ने उनकी शिक्षा को संकलन 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक एवं अभिधम्म पिटक में किया है। इन्हें ही संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है बच्चों, है ना। तो इससे आपको क्या चाहिए होगा, सबसे लिख दीजिएगा बच्चों अपनी भाषा में कि त्रिपिटक का संबंध जो है किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से बच्चों, तो बौद्ध धर्म से है। इनके मरने के बाद जो है बौद्ध धर्म, यानी कि बुद्ध भगवान के मरने के बाद जो है 3 बुक का संलग्न किया गया, है ना, जिसका नाम था क्या चीज, तो विनय, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और इन्हीं को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। इतना आप लिख दीजिएगा तो आपको काम हो जाना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रह देते हैं, है ना, ज़्यादा सेशन को आपको लंबा नहीं करेंगे बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों कि ये वीडियो कैसा लगा, है ना, समझ में आ रहा है या नहीं।